Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about procedure and the techniques of the cesarean section. So let's start the discussion with the procedure of cesarean section. तो जब भी cesarean करना होता है ना, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो होता है कंसेंट. एंड उस सिजेरियन सेक्शन से क्या एडवांटेजेस होंगे एंड क्या डिसएडवांटेज होंगे उसके बारे में बताना जरूरी होता है पेशेंट के अटेंडीज को. एंड क्यों ये सिजेरियन प्लान करना पड़ रहा है, मीन्स इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन ऑफ द दैट पेशेंट वो क्या है वो बताना भी जरूरी होता है. नेक्स्ट है, इफ़ ये प्लान सिजेरियन है तो उसे हम नील पर ओरल रखते हैं, ओके या फिर अगर इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़े तो रिमेंबर हम एंटा एसिड रफली 30 ml दे देते हैं, बिकॉज उससे गट कंटेंट्स जो है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है. एंड इसका बेनिफिट होता है ना कि केमिकल न्यूमोनाइटिस जो एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस है ना इसके इंसिडेंस कम हो जाते हैं. इट इज़ नोन एज जो एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस है इट इज़ नोन एज मेंडेल्सन सिंड्रोम. वी नो दैट कई बार स्पाइनल या इपीड्यूरल एनाल्जेशिया देने की वजह से बीपी फॉल कर जाता है और वो कभी कभी ट्रिगर कर देता है वोमिटिंग को. सो इसलिए एंटा एसिड देना नीड होता है. एंटा एसिड के बाद में हम रीजनल एनास्थेसिया जिसे न्यूरेक्सियल एनास्थेसिया कहते हैं ये प्रीफर्ड एनास्थेसिया है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. एंड इसमें सेंसरी ब्लॉक T4 लेवल पे होता है, ओके T4 एंड बिलो लेवल पे होना चाहिए. ओके सी इपीड्यूरल एनाल्जेसिया में ये लेवल वेरी करता है क्योंकि जब हम इपीड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं ना जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए दिया जाता है लेबर एनाल्जेसिया के लिए, उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि T10 टू S1 लेवल तक और लेवल S2 से S4 T10 से L1 तक एंड S2 से S4 लेवल तक एनाल्जेसिया पेशेंट को मिले. एंड रिमेंबर जो पोजीशन है पेशेंट की इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें इससे एम्स 2018 या 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि किस पोजीशन में एनाल्जेसिया डाला जाए जिससे सेफ सिजेरियन हो पाए. तो इफ़ मदर को आप सुपाइन पोजीशन में एनाल्जेशिया देते हो, सुपाइन पोजीशन में दे के एनाल्जेशिया दे के रखते हो तो क्या होगा, बेबी का वेट जो है ना वो इन्फीरियर वेना कैवा पर पड़ेगा. एंड जो उससे क्या होता है ना कि रिटर्न ऑफ द ब्लड होता है टू द हार्ट वो रिड्यूस कर जाता है क्योंकि इन्फीरियर वेना कैवा जो है ना वो प्रेस हो जाता है और कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है. एंड कभी कभी इतना कम हो जाता है ना कार्डियक आउटपुट कि बेबी को हाइपोक्सिया हो सकता है. सो बेस्ट ऑप्शन है सुपाइन विथ वेजेस अंडर द राइट हिप. मीन्स सुपाइन पोजीशन में तो रखते हैं लेकिन एक वेज लगा देते हैं, पिल्लो टाइप का वेज होता है, वेज लगा देते हैं अंडर द राइट हिप के नीचे. इससे सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के रिस्क को प्रिवेंट किया जा सकता है और फीटल हाइपोक्सिया के चांसेस भी कम हो जाते हैं. नाउ सी इफ़ आप सिजेरियन कर रहे हो तो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स का क्या रोल है इसमें. सी एंटीबायोटिक्स रेगुलरली किसी भी प्लांट सर्जरी में नहीं दिए जाते हैं और इफ़ इमरजेंसी सिजेरियन आप कर रहे हो इंस्टीट्यूशनल सेटअप में तो वहाँ पे क्लीन ओटी में किया गया है तब तो और रेगुलर एंटीबायोटिक देने की नीड नहीं होती है. ओके सो नॉट ओनली इन द सिजेरियन सेक्शन इवन इलेक्टिव सर्जरी में भी एंटीबायोटिक पॉलिसीज अक्रॉस द वर्ल्ड यही है कि वन dose of antibiotic for the planned surgeries at least at the time of induction of anesthesia. एनेस्थेसिया देने के टाइम ही एक डोज एंटीबायोटिक की दे देते हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक्स की नीड नहीं होती बिकॉज आप एक क्लीन सर्जरी कर रहे हैं. ओके सो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स वन डोज ऑफ सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का मोस्ट प्रिफर्ड होता है 1 ग्राम, जैसे कि सिफाजोलिन दे सकते हो आप, सिफ्ट्रिक्सोन दे सकते हो. ओके सो नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ एब्डोमेन को प्रिपेयर करना. मीन्स जो एरिया है एब्डोमेन का जहाँ पे आपको सिजेरियन करना है उसके ऊपर से चेस्ट तक एंड नीचे मिड थाई तक बीटाडीन से प्रिपेयर करते हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. नेक्स्ट होता है क्लिपिंग ऑफ प्यूबिक एंड एब्डोमिनल हेयर. सी सेविंग ऑफ हेयर अब नहीं किया जाता है, सेविंग इज नॉट डन बिकॉज इफ़ आप किसी भी एब्डोमिनल पार्ट या प्यूबिक हेयर का आप सेव करते हो ना तो पोर्स एक्सपोज हो जाते हैं एंड उस पोर्स में बैक्टीरिया चले जाते हैं जिससे
स्किन इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज करते हैं. सो वी प्रीफर क्लिपिंग ऑफ प्यूबिक एंड एब्डोमिनल हेयर. एंड सिजेरियन से पहले फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं ओटी में भी. ये बहुत ही ज़रूरी होता है. एंड क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इफ़ आप नेक्स्ट मॉर्निंग प्लांट सिजेरियन आपको करना है एंड आप सोच रहे हो कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है आज, एंड नाइट में ही इफ़ बेबी का इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाता है ड्यू टू एनी कॉज, किसी भी कॉज से, एंड आपने बिना फीटल हार्ट रेट चेक किए एक डेड बेबी के लिए सिजेरियन कर दिया, चाहे इमरजेंसी में ही फीटल डिस्ट्रेस में, जब इमरजेंसी में आपको फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो आपको उस टाइम में ओटी में ले जाके सिजेरियन करना है. और जब तक आप ओटी आते हो, आते आते क्या होता है उसी बीच में बेबी की डेथ हो जाती है. तो इसलिए ओटी में फीटल हार्ट रेट बिफोर द सिजेरियन फीटल हार्ट रेट जो है ना वो चेक करना ज़रूरी हो जाता है. ओके, बिकॉज इफ़ बेबी की डेथ हो गई है तो नॉर्मल डिलीवरी का हम ट्रायल देंगे ना. उस समय एक डेड बेबी के लिए हम सिजेरियन नहीं करते हैं कभी भी. ओके, सी इफ़ हमने डिसीज़न ले लिया सिजेरियन का, तो फिर कोई इमरजेंसी में ही अगर सिजेरियन करना है तो डिसीजन, कंसेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ द पेशेंट टू द ओटी एंड गिविंग एनेस्थेसिया, एब्डोमिनल प्रिपरेशन, वेजेस एप्लीकेशन, ये सब जो भी मैं बताए वो सब आपको विद इन 30 मिनट में हो जाना चाहिए. 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मीन्स डिसीजन टू डिलीवरी शुड नॉट बी मोर देन 30 मिनट. इफ़ आप एक गुड ऑब्स्टेटिशियन हो देन आपको ये 30 मिनट में ये सारे काम कर लेने हैं. इफ़ आपने इमरजेंसी में सिजेरियन करने का डिसीजन ले लिया और 3 आवर्स के बाद बेबी को निकाल रहे हो देन सिजेरियन से, देन या तो आपका डिसीजन गलत था या फिर आप एक ऑब्स्टेटिशियन गलत हो. ओके, नाउ सी द टेक्निक ऑफ द सिजेरियन सेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट विद द एब्डोमिनल इंसिजन. तो ये एब्डोमिनल इंसिजन होता है या तो अम्बलाइकस के नीचे, जिसे वर्टिकल इंसिजन कहते हैं. सी हियर. या फिर ये हो सकता है ट्रांसवर्स इंसिजन, जिसे हम स्माइली इंसिजन भी कहते हैं. ओके, सी ट्रांसवर्स इंसिजन जो होता है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है फेनेस्टील इंसिजन या फिर होता है मेलार्ड्स इंसिजन. तो फेनेस्टील इंसिजन जो होता है ना वो लोअर सेगमेंट में होता है एंड जो मेलार्ड इंसिजन होता है ना ये अपर एब्डोमेन में होता है. ओके, तो अपर या लोअर ये कैसे डिसाइड करते हैं कि अपर एब्डोमिनल इंसिजन देना है या फिर लोअर एब्डोमिनल इंसिजन देना है? सी लोअर सेगमेंट सिजेरियन चाहे वो क्लासिकल हो या ट्रांसवर्स, लोअर सेगमेंट में भी आपको क्लासिकल एंड ट्रांसवर्स, यहाँ पे ट्रांसवर्स और क्लासिकल दोनों तरह के इंसिजन होते हैं एंड ये यूट्राइन इंसिजन होता है. तो लोअर सेगमेंट या एब्डोमिनल इंसिजन, दोनों इंसिजन यूट्रस के को ट्रांसवर्स या वर्टिकल दोनों तरह से हम खोल सकते हैं. बिकॉज एब्डोमेन काफ़ी फ्लैबी ऑर्गन होता है जब पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तब. सी एब्डोमिनल इंसिजन को आप देखो तो एक वर्टिकल इंसिजन जो है ना ये कभी भी कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता. आप इस फिगर में देखो, अच्छा नहीं लगता है ना ये. सो इफ़ पेशेंट कुछ ऐसे ड्रेस वेयर करते हैं जिसमें एब्डोमेन जो एक्सपोज्ड होते हैं एंड स्टिचेस दिखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है. सो दैट ट्रांसवर्स इंसिजन प्रीफर किया जाता है. ओके, इसलिए फेनेस्टील इंसिजन जो है जो लोअर एब्डोमेन में दिया जाता है, फेनेस्टील इंसिजन, इसको हम एक लेमन टर्म में बिकनी इंसिजन भी बोलते हैं एंड ये एक्सेप्टेड टर्म है. तो काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है. लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसवर्स इंसिजन. तो क्या होते हैं लोअर एब्डोमेन के ट्रांसवर्स इंसिजन होते हैं, उनके साइड इफेक्ट. तो आप देखो कि इफ़ लोअर एब्डोमिनल इंसिजन में अगर आपने थोड़ा सा भी ये जो इंसिजन है ये थोड़ा सा भी बड़ा हो गया तो उससे क्या होता है, नर्व्स कट हो सकती हैं, इलियो इंग्यूनल नर्व इंजरी हो सकती है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इंजरी हो सकती है, सुपरफिशियल इंजरीज हो सकती हैं, इपीगैस्ट्रिक वेसल्स की इंजरी भी हो सकती है. ओके, सो इफ़ प्रेग्नेंट यूट्रस का साइड व्यू आप देखते हो तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है. एंड ये आप इसमें देखो कि ये है यूट्रस, इस यूट्रस में बेबी होता है. इस यूट्रस में बेबी होता है एंड इसके नीचे ये वेजाइना है. अगर ऊपर देखो तो ऊपर में ये ब्लाडर
उसके आगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस यहाँ पे आपको दिख रही है, और पीछे में ये रेक्टम हो गया और सैक्रल बोन है। तो इफ़ सपोज मैं राइट साइड से किसी प्रेग्नेंट वुमेन को दिखा रही हूँ तो पेरिटोनियम कैसे आता है, आप देखो ये पेरिटोनियम होता है ना, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पर आकर फिर ब्लैडर के ऊपर जाता है और ब्लैडर के ऊपर आके रिफ्लेक्ट करता है और पीछे जाता है ब्लैडर की, ये फिर पीछे जाता है और फिर ये यूट्रस के ऊपर एक यूवी फोल्ड बनाता है। ओके, और फिर देन यूट्रस के पीछे जाता है और पीछे से आते हुए बॉवेल के ऊपर से आता है और रेक्टम के ऊपर से ये होता है। तो ये जो रेक्टम के ऊपर यहाँ पे जो बना रहा है ये होता है आपको पाउच ऑफ डगलस। तो ये पेरिटोनियल रिलेशन जो होते हैं ना इसके यूट्रस के इन फ्रंट एंड बिहाइंड। सो नाउ सी इफ़ मुझे इंसिजन देना है यहाँ पे सिजेरियन डिलीवरी के लिए, तो मैं इफ़ एब्डोमेन को ट्रांसवर्स या वर्टिकल इंसाइज करूँ तो ये एब्डोमिनल इंसिजन हो जाएगा। बट हमें एब्डोमिनल इंसिजन नहीं देना है। आई वांट टू डू अ लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, मुझे लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करना है। तो लोअर सेगमेंट इंसिजन जो होता है ना वो यहाँ होता है। ओके, और अपर सेगमेंट इंसिजन यहाँ होता है। तो आप देखो कि इफ़ मुझे लोअर सेगमेंट इंसिजन देना है तो बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे ब्लैडर आ रहा है। तो इसलिए ये सर्जरी करने के लिए ब्लैडर के ऊपर से पेरिटोनियल कवरिंग को हटाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेरिटोनियल कवरिंग की यहाँ पे जो पेरिटोनियम का कवरिंग है उसको हटा देते हैं। देन उसके बाद इस ब्लैडर को नीचे पुश करते हैं। तो इसके लिए पहले एक कैथेटर डाल दिया जाता है ब्लैडर में ताकि ब्लैडर जो है वो एम्प्टी हो जाए, या फिर पेशेंट को पहले से ही ओटी में एंटर करने से पहले ही कहा गया होता है कि आप ब्लैडर जो बिफोर सिजेरियन ही कि आप यूरिन पास करके आओ। सो अब ये ब्लैडर को नीचे की तरफ एक शार्प डिटेक्शन जो डिसेक्शन से होता है ना उससे हम पुश कर देते हैं एंड इसके बाद हम डालते हैं इसमें एक रिट्रैक्टर। ओके, ये आप देख पा रहे हो ये है आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसको रिट्रैक्टर बोलते हैं एंड ये वन एंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ब्लैडर के नीचे जाता है। ये वन एंड जो है यहाँ तक आता है ब्लैडर के नीचे तक, और इसे ये क्या करता है ब्लैडर को रिट्रैक्ट करके रखता है एंड इसका जो सेकेंड एंड जो होता है ना इसको पकड़कर ओटी असिस्टेंट रखता है ताकि हम यहाँ पर एक लोअर सेगमेंट इंसिजन डाल सकें यूट्रस के ऊपर एंड बेबी को बाहर निकाल सके। तो लोअर सेगमेंट इंसिजन के लिए ब्लैडर के ऊपर के पेरिटोनियम को कट करके ब्लैडर को रिट्रैक्ट करके इंसिजन देते हैं एंड यहाँ पे इंसिजन देके बेबी को बाहर निकाल देते हैं। अब इसी डायग्राम को दूसरे सिचुएशन में देखते हैं। तो अब जब इंसिजन देना चाहते हो आप लोअर सेगमेंट में, तो इफ़ हमें पता चलता है कि इस पेशेंट का ब्लैडर जो है ये एंटीरियर यूट्राइन वाल पर, यहाँ पे जो यूट्रस का वाल है ना यहाँ पे ये काफ़ी जोर से चिपका हुआ है, मीन्स यहाँ पे फाइब्रोसिस है। तो इस सिचुएशन में इफ़ हम इस ब्लैडर को नीचे की तरफ पुश करते हैं ना तो ये ब्लैडर फट सकता है। तो इफ़ यहाँ पे ब्लैडर फाइब्रोसिस है या फिर लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस में ट्यूमर है, यहाँ पे यूट्रस के लोअर सेगमेंट में अगर कोई ट्यूमर है या फिर फाइब्रॉइड है या फिर सीए सर्विक्स है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे हम लोअर सेगमेंट इंसिजन नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं लोअर सेगमेंट इंसिजन को, क्योंकि ये फाइब्रॉइड जो है ना इसमें इतनी ब्लीडिंग हो जाएगी कि मे बी आप या तो पेशेंट को लूज कर जाओ या फिर आपको हिस्टेक्टोमी करनी पड़ सकती है। सो इस केस में अपर सेगमेंट इंसिजन ही देते हैं, मीन्स यूट्रस पे यहाँ पे हमको इंसिजन देना पड़ता है। या इफ़ पोस्टमार्टम सिजेरियन सेक्शन है, मीन्स आपको इमीडिएट सिजेरियन करना है बिकॉज मदर की डेथ हो गई है, कोई भी गन शॉट इंजरी हुई या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो उसमें मदर की डेथ हो गई बट बेबी अलाइव है, तो इस टाइम में आप कॉस्मेटिक सिजेरियन तो नहीं करेंगे ना, इमीडिएट आपको क्लासिकल इंसिजन देकर बेबी को निकालना होता है बिकॉज मदर के डेथ के बाद एक गुड लोअर सेगमेंट इंसिजन का कोई मतलब नहीं बनता है। सो ये सारे इंडिकेशन है क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन के। ओके, सो लेट्स कम ऑन द नोट्स। लेट मी रिपीट
वंस मोर, तो टेक्निक ऑफ सिजेरियन सेक्शन एब्डोमिनल इंसिजन में क्या होता है, इजी एंड फास्ट इजी एंड फास्ट होता है इसलिए कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर सडन मदर की डेथ हो जाती है उस केस में करते हैं। वर्टिकल इंसिजन देते हैं इसमें। प्रीफर्ड इंसिजन जो होता है वो होता है ट्रांसवर्स इंसिजन, जिसको बिकनिक इंसिजन बोलते हैं, या फिर फेनेस्टियल इंसिजन जो है। ओके, तो ये देते हैं ट्रांसवर्स इंसिजन। मेलार्ड इंसिजन भी देते हैं, बट ये जो है ना ये अपर एब्डोमेन में होता है। एडवांटेज ऑफ ट्रांसवर्स इंसिजन, ट्रांसवर्स इंसिजन का एडवांटेज क्या है, तो ये कॉस्मेटिकली बेटर होता है। फेनेस्टियल इंसिजन से क्या होता है, रेक्टस शीथ इसमें नहीं कटता है, वनली सेपरेट होता है। ओके, मेलार्ड इंसिजन से रेक्टस शीथ जो है ना वो भी कट जाता है, इसलिए हम फेनेस्टियल इंसिजन जो बिकनी इंसिजन है इसको मोस्टली प्रीफर करते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ लोअर एब्डोमिनल इंसिजन, तो लोअर एब्डोमिनल इंसिजन से क्या क्या साइड इफेक्ट है, इलियो इंगुलर नर्व इंजरी कट होती है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इंजरी होती है, सुपेरियर एंड इंफीरियर इपीगैस्ट्रिक वेसल इंजरी हो सकती है। इफ़ ये थोड़ा सा इलोंगेट हो जाए, जो लोअर आप दे रहे हो स्माइलिन से ये थोड़ा सा लंबा खिंच जाए तो ये इंजरी हो सकती है। सो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं लोअर एब्डोमिनल इंसिजन के। नाउ सी, जो मैंने बात करी जो ब्लैडर फाइब्रोसिस में या फिर लोअर सेगमेंट ट्यूमर में लाइक फाइब्रोइड्स, ये सर्विक्स, इस सारे में हम क्या प्रीफर करते हैं, क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। पोस्टमार्टम सिजेरियन सेक्शन मीन्स कोई डेथ कर गया तो उसके बाद जो सिजेरियन करते हैं तो उसमें हमें क्लासिकल ही हम प्रीफर करते हैं, बिकॉज जो फेनेस्टियल सिजेरियन सेक्शन है ना उसकी जो बिकनी इंसिजन देते हैं उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है उस टाइम पे। ओल्ड वीवीएफ रिपेयर, अगर ओल्ड वीवीएफ को रिपेयर करना है तो भी हम क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन ही प्रीफर करते हैं। एंड इसमें मोस्ट कॉमन इंडिकेशन जो होता है क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन का, दैट इज ब्लैडर फाइब्रोसिस। ब्लैडर फाइब्रोसिस इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ द क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। सो नाउ सी, अपर सेगमेंट या लोअर सेगमेंट इंसिजन में क्या फर्क पड़ता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। सो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन को पहले देखें तो इसमें ये इजी टू रिपेयर होता है, ब्लीडिंग भी लेस होती है इसमें, इट हील्स फास्टर। और लोअर सेगमेंट जो होता है ना वो पैसिव होता है। पैसिव मीन्स होता है कि जो जब अगर आप नेक्स्ट डिलीवरी में अगर आप नॉर्मल डिलीवरी का, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का ट्रायल देते हो ना तो उसमें क्या होगा, ये जो लोअर सेगमेंट का जो इंसिजन है वो रिट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, रिट्रैक्शन में पार्ट लेता है। इसलिए ये इसमें हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ट्रायल दे सकते हैं सेकेंड डिलीवरी में। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जब मैंने बताया था जो लोअर सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में। एंड इंसिडेंस ऑफ स्कार रप्चर, जो स्कार रप्चर का इंसिडेंस रेट होता है वो 0.5 to 2% ही होता है। एंड ये भी आपका एक एमसीक्यू रह चुका है। इसके कंपैरिजन में क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन को आप देखो तो ये डिफिकल्ट टू रिपेयर होता है, ब्लीड्स मोर, लो हीलिंग, स्लो हीलिंग विथ क्लासिकल सिजेरियन। तो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन में स्लो हीलिंग होती है एंड नो ट्रायल ऑफ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इज कंट्रा इंडिकेटेड। मतलब जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है ना वो कंट्रा इंडिकेटेड होता है ड्यू टू रिस्क ऑफ रप्चर ऑफ यूट्रस, क्योंकि यूट्रस के रप्चर करने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है एंड ये रेट होता है 8 to 10%। सो ये डिफरेंसेस हैं जिनसे काफ़ी सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आते हैं। नाउ सी, लोअर सेगमेंट में जब हम इंसिजन देते हैं तो मोस्टली ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं, तो ये होता है कर्स इंसिजन। जो ट्रांसवर्स इंसिजन दिया जाता है ना लोअर सेगमेंट में, आप इस फिगर में देखो ये रहा आपका लोअर सेगमेंट, तो इसमें अगर आप ट्रांसवर्स इंसिजन देते हो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे लोअर सेगमेंट में यहाँ पे ये ट्रांसवर्स इंसिजन दिया हुआ है, तो ये देते हो तो ये हो गया आपको कर्स इंसिजन को बोलते हैं एंड मोस्ट कॉमन इंसिजन ऑन द यूट्रस। या फिर हम वर्टिकल लोअर सेगमेंट इंसिजन भी दे सकते हैं। ये आप देख सकते हो लोअर सेगमेंट में वर्टिकल इंसिजन दिया है, तो वर्टिकल इंसिजन भी हम दे सकते हैं एंड इसे हम कहते हैं क्रोनिक्स लोअर सेगमेंट इंसिजन, क्रोनिक्स लोअर सेगमेंट वर्टिकल इंसिजन। सो कर्स एंड क्रोनिक्स लोअर सेगमेंट इंसिजन होते हैं, दो टाइप के हो गए लोअर सेगमेंट इंसिजन, कर्स एंड क्रोनिक्स, एंड इसमें से मोस्ट प्रीफर्ड कौन है, कर्स इंसिजन है। ओके, सो वी ऑल नोज कि जो कर्स इंसिजन है दैट इज बेटर एंड इट शोज लेस एक्सटेंशन एंड मोस्ट इजी इंसिजन।
ओके। बट क्रोनिक्स का जो है ना, क्रोनिक्स इंसिजन, इसका एक्सटेंशन जो है ना ये अपर एब्डोमेन में भी हो सकता है। मे बी ये थोड़ा सा अगर एक्सटेंड कर जाए तो ये अपर सेगमेंट में हो जाता है। एंड इफ़ ये अपर सेगमेंट में एक्सटेंड हो गया तो आप नेक्स्ट टाइम में ट्रायल फॉर द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं दे पाओगे। ओके, सो ये जो इंसिजन है, कर्स इंसिजन, ये बेटर है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन। इफ़ आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना। And if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you.